हाय दोस्तों, जैसा कि आपको पता है बीपीएससी एईडी का एग्जाम बहुत समय नहीं बचा हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम बहुत सारे मैं टेस्ट सीरीज करवा रहा था आपको, मैथ, रीजनिंग, जीएस आदि की। ये जो एडुटेरिया का टेस्ट नंबर हुआ था जीएस का 6 नंबर, इसको आज डिस्कस करूंगा मैं। यहाँ से आप इसकी जो व्याख्या है उसको आप अच्छे जरूर देखिएगा। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन से आपको 3 से 4 क्वेश्चन किए जा सकते हैं, पूरे किए सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। कह रहे निम्न में से कौन सा कारक महासागरीय तल के तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। यानी कि जो समुद्र होता है, ओशियन होता है, ओशियन का जो टेम्परेचर होता है वो किस किस चीज से डिसाइड होता है। अगर आप कॉमन सेंस से देखिए तो क्या जो महासागरीय धाराएं हैं, जो करंट होती हैं, ओशियनिक करंट आप जानते हैं कि ये जो पानी ऊपर बहता रहता है समुद्र के ऊपर, उन्हें करंट कहते हैं, धाराएं कहते हैं। और ये क्या कहते हैं कि जहां से गर्म होता है जो, ठीक है, और धाराएं जो होते हैं वो प्रवाहित होती हैं, जो उसमें गर्म और ठंडी धाराएं होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि तापमान को निर्धारित करती हैं। गर्म पानी ठंडी जगहों पे पहुंचता है और ठंडा पानी गर्म जगहों पे आता है, जिससे तापमान प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो है। दूसरा कहते हैं देशांतर। क्या देशांतर से कोई फर्क पड़ता है क्या तापमान पे? ठीक है, आप जानते हैं एक होता है अक्षांश, एक होता है दशांतर। तो अक्षांश रेखाएं तो ये होती हैं। अब अगर अक्षांश कहता तो प्रभाव पड़ सकता था, क्योंकि अक्षांश में जितना ऊपर जाते जाएंगे तो उतना ही तापमान कम होता जाता है, यानी कि इक्वेटर से, और ये जितना नीचे जाएंगे तो कम होता जाएगा। आप जानते हैं कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच तापमान अधिक होता है, तो इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, देशांतर से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, देशांतर क्या होती है? ये जो रेखाएं होती हैं जिसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तापमान पर। तो दूसरा तो नहीं होगा। तीसरा कह रहा है पवने, जो मतलब यहाँ के जो करंट, वो जो यहाँ के जो पवन होती हैं उनसे क्या प्रभाव पड़ता है? तो यस, हवाएं जो होती हैं वो पानी के प्रवाह को नियंत्रित करती हैं और जिससे तापमान पे फर्क पड़ता है। तो ये भी हो सकता है। चौथा कह रहा है कि जो जमीन और भूमि, यानी कि पानी और जमीन का अंतर, असमान वितरण। यस, आप जानते हैं कि जो भूमि होती है, जमीन होती है, वो तेजी से गर्म होती है और तेजी से ठंडी होती है, परंतु जो पानी होता है वो धीरे गर्म और धीरे ठंडा होता है। इस वजह से भी तापमान पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर हो सकते हैं, 1, 3, 4। इसमें दूसरा हटा दीजिए तो 1, 3, 4 जो है ऑप्शन नंबर जो है सी है, दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, कह रहा कि अफ्रीका महाद्वीप के रटियास पर्वत का विस्तार निम्न में से किन देशों में देखा जा सकता है। अब जो अफ्रीकी महाद्वीप में एक पर्वत है जिसको कहते हैं रटियास पर्वत कहते हैं, ये किन किन देशों में अगर इसका विस्तार देखा जाता है तो ये ऑप्शन नंबर ए, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। ठीक है, इसका याद रखने का तरीका है एटीएम। ए से अल्जीरिया, टी से ट्यूनीशिया, एम से मोरक्को। ठीक है, तो एटीएम में क्या है? एटीएस। एटीएस मतलब एटायस पर्वत कहाँ है? एटीएम में। ठीक है, तो एटायस मतलब आपके एटीएम के ऊपर क्या बना हुआ है? ये पर्वत का चिन्ह बना हुआ है। तो ये 3 देशों में, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। एटीएस याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है दैट्स द करेक्ट आंसर। करे जो ग्रेट बियर एवं ग्रेट, तो ये जो ये है, ठीक है, ये एक से कह रहे इनका संबंध किस देश से। अब अगर देखें तो ये जो ग्रेट बियर और ग्रेट तैयब है, ये दोनों चीज जो ये है वो कहाँ पड़ती हैं? ये है कनाडा में। ठीक है, कनाडा। उसी के साथ साथ आप जानते हैं कनाडा और रूस के बीच में 5 और जो जगह है वो पाई जाती हैं। यूएसए और कनाडा के बीच में, यूएसए और कनाडा के बीच में 5 जो जगह है पाई जाती हैं। ठीक है, इनके नाम भी आप याद रख सकते हैं, कर सकते हैं कौन कौन सी हैं। ठीक है, इसमें से अगर हम पीछे से बात करें पश्चिम से, तो इनको ग्रेट एक्स कहते हैं। ये है सुपीरियर, ह्यूरोन, एरी और ओंटारियो। तो क्या क्या है नाम याद रखिएगा, सुपीरियर, ह्यूरोन, एरी, ओंटारियो और मिशिगन। ये 5 जगह हैं। ठीक है, परंतु इसमें जो मिशिगन है याद रखिएगा, मिशिगन पूरी तरीके से भारत यूएसए में है। तो मिशिगन का याद रखिए, 5 में से कौन सी पूरी तरीके से यूएसए में है? तो ये है मिशिगन। मिशिगन जो है यूएसए में है। बाकी जो 4 बताई मैंने आपको, सुपीरियर, ह्यूरोन, एरी, ओंटारियो, ये जो है पश्चिम से पूरब तरफ है। ये चारों के चारों सीमा पर हैं कनाडा और यूएसए की, परंतु जो मिशिगन है ये पूरी तरीके कहां पे है? यूएसए में है। तो ऐसे पूछा जाता कई बार कि 4 ऑप्शन देगा, कहेगा इसमें कौन सी पूरी तरीके से यूएसए में है, तो वो है मिशिगन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि माउंट हैरियट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो द्वीप समूह है किस क्षेत्र में अवस्थित। यानी कि जो अगर माउंट हैरियट की बात की जाए तो यह जो माउंट हैरियट है ये अंडमान निकोबार जो है, जिसका जो साउथ अंडमान है, साउथ अंडमान मीन्स दक्षिणी अंडमान जो है वहां पर स्थित है। तो माउंट हैरियट का इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो ये अराउंड 1100 से 1200 यानी 1198 फीट के आसपास है, फीट में बात करें तो। वहीं 365 मीटर, अगर मीटर में बात करेंगे 365। ठीक है, वहीं एक और है, आप जानते हैं अगर माउंट हैरियट छोड़ दे तो एक और है, वो उसमें है सेंडाई पीक। ठीक है,
ये जो चोटी है ये कहां पर है, तो ये है नॉर्थ अंडमान में। कहां पर है, उत्तरी अंडमान में, ठीक है, उत्तरी अंडमान में, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिए ये दो इंपॉर्टेंट है, माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान में, और जबकि सेंडाई पीक जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहां पर है, नॉर्थ अंडमान में है, जो 730 मीटर के समथिंग है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो ये दो बातें याद रखना है, ठीक है। करें कि कायेश्वरम जो घाटी है, ये परियोजना जो है, ठीक है, ये जो सिंचाई परियोजना है ये किस नदी पर है, तो ये जो है गोदावरी नदी पर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये पानी को नीचे से उठा करके और उसमें सिंचाई किया जाता है, यानी कि ये एक तरीके से मल्टी स्टेज इरिगेशन प्रोजेक्ट है। ये जो है, और इसका जो स्टेट की बात करें तो ये है कहाँ पे, तेलंगाना में, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये गोदावरी नदी पर बनी हुई है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, करें निम्न नदियों पर विचार कीजिए, उपरोक्त नदियों में से कौन कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, यानी इनमें से कौन कौन सी रिवर है जो अरुणाचल प्रदेश में बहती है। तो पहले दिया बराक, योहित और सुबनसिरी। ये जो दोनों नदियां हैं, ये आप जानते हैं कि ये दोनों ही बहती हैं कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में, और ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी। परंतु बराक जो नदी है वो यहाँ पर प्रवाहित नहीं होती, ये प्रवाहित होती है मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में, ठीक है। तो इन 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। तो फर्स्ट नंबर छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट रिवर है वैसे तो, पर ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है, ये मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में प्रवाहित होती है, और बांग्लादेश में जाकर के ये वो हो जाती है, ज्वाइन करती है। तो इसमें से 1 छोड़ दीजिए, 2, 3 ये दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट्स द करेक्ट आंसर। करें पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों का प्रतिशत के आधार पर इनका घटता क्रम क्या है। तो आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन नंबर 1 पे हो जाएगा, दूसरे नंबर पे पाया जाता है सिलिकॉन, और तीसरे नंबर पे एल्युमिनियम, और चौथे नंबर पे आयरन। तो ये इसी क्रम में 1 2 3 4 जो दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर जो सी में दिया है ये सही हो जाएगा, ठीक है। करें निम्न में से आग्नेय चट्टानों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आग्नेय यानी इग्निशियस रॉक्स जो होती है उनके मतलब उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये पूछा है। आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति मैग्मा से होती है, ये सही है। मैग्मा जब नीचे से ऊपर आता है, ठंडा होता है, उसी ठंडे से इसकी उत्पत्ति होती है। इन चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण होता है। यस, जो ब्लैक सॉइल है जिसको कॉटन कपासी मिट्टी भी कहते हैं, ये इसी से बनती है। आप जानते हैं जो गुजरात महाराष्ट्र का एरिया जो है वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है, और इसमें कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है। तो इसके वेदरिंग से बनता है, यानी चट्टानों के टूटने से बनता है, तो इंपॉर्टेंट। तो ये भी ऑप्शन नंबर बी सही है। तीसरा, आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। आप सोचिए कि जीवाश्म कैसे हो सकते हैं, आग से तप्त एकदम, वो अगर मैग्मा है तो उसमें जीवाश्म हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं। तो ये आग्नेय चट्टानों की विशेषता नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है रॉन्ग है, तो आग्नेय चट्टान का विशेषता नहीं, बाकी सब सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। करें ये कुछ नदियां दे रखी हैं, उनका उद्गम स्थान दे रखा है, कौन सी नदी का उद्गम जो है वो कहां से होता है, तो ये बताना है कि, तो देखिए करें कि झेलम नदी जो है उसका उद्गम कहां से होता है, ठीक है। तो ये सामने दिया है वेरीनाग जो झील है, ये होता है वहां से। तो इसका राक्षस ताल जो कहां पर है, यानी कि तिब्बत में, ये इंडिया के बाहर से होता है। इसका व्यास जो है वो व्यास कुंड भारत से होता है, और रावी जो है रोहतांग दर्रे के पास से पश्चिम से होता है। तो ये सभी आपस में एकदम 1 2 3 मैच्ड है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारा इस अंग्रेजी में भी दिया हुआ है, ठीक है। आप ये मैं एक बार ये दिखा देता हूं आपको, तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर था कि 1 2 3 था। इसका आंसर बताया था मैंने आपको कि ट्यूनीशिया, एटीएम बताया था आपको। यहाँ पर कौन सी कंट्री थी, तो ये कनाडा था, जहां पे ये ग्रेट येक और ग्रेट सयेब जो है, ये ग्रेट बियर, और ये सॉरी ये बताया था अंडमान निकोबार में जो माउंट हैरियट है ये कहाँ पर है, साउथ अंडमान में है, और जो सेंडाई पीक है वो नॉर्थ अंडमान में है। वहीं ये जो रिवर प्रोजेक्ट है जो कालेश्वरम, ये कहाँ पर है, गोदावरी रिवर पे। तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। वहीं इसकी बात करें तो यहाँ पर बराक को छोड़ करके योहित और सुबनसिरी 2 3 हो जाएगा। यहाँ पर ये सही ऑर्डर में दिया था, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर जो सी था दैट्स द करेक्ट आंसर। 8th का था कि इसमें फॉसिल पाए जाते हैं, जबकि रॉन्ग है, इग्निशियस रॉक में कोई भी फॉसिल नहीं होता है। बाकी ये आपस में मैच्ड था, तो इसको इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न विशेषताएं किस नदी के संदर्भ में कही गई, यानी ये सभी आपको बताना है कि ये ब्रह्मगिरी से मतलब उद्गम होता है। तो आप जानते हैं एक ही नदी है जिसका ब्रह्मगिरी से उद्गम होता है, वो है कावेरी रिवर, ठीक है। कावेरी जो है इसका उद्गम कहां से होता है, ब्रह्मगिरी से होता है, ठीक है।
तो कावेरी यही समझ आएगा हमें, कावेरी रिवर के बारे में बात की जा रही है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में है, एकदम सही है। इसकी सहायक नदियां जो है हेमवती, अर्कवती, स्वर्णश्री, ये सारी जो है नदियां हैं ये इसी की है, ठीक है। तो ये सारी सारी किसके बारे में है, कावेरी रिवर के बारे में है, इंपॉर्टेंट। कावेरी में एक बात हो जा सकती है, इसमें शिव समुद्रम वाटरफॉल जो है, शिव समुद्रम, ठीक है, जो झरना है वो इसी में है, ठीक है। तो शिव समुद्रम वाटरफॉल कहाँ पे है, कावेरी रिवर में है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। इसी काबनी भी इसी की है, काबनी, स्वर्णसिटी, ठीक है, स्वर्णवती और भाविनी, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा कि असत्य कथन का चयन कीजिए। घर्षण दो संपर्क पृष्ठों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है। यह सही होता है कि जब भी एक वस्तु के ऊपर कोई दूसरी वस्तु को मतलब आगे खिसकाने की कोशिश करते हैं तो फ्रिक्शन क्या करता है, इसको रोकने की कोशिश करता है, इसकी आपेक्षिक गति का विरोध करता है। तो घर्षण के संबंध में ये सही है, फ्रिक्शन फोर्स के संबंध में ये सही है कि टू जो सरफेस होती हैं उनके बीच में जो मोशन है उसको रोकने की कोशिश करता है। घर्षण जो होता है वो संपर्क बल का उदाहरण है, तो यस बताए कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि दो बॉडी के बीच में, तो ये कांटेक्ट फोर्स का एक एग्जांपल है। कह स्थैतिक घर्षण समुपस्थित अपेक्षिक गति का विरोध करता है और यह सदैव पृष्ठों के संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये तो ठीक है, परंतु ये सदैव पृष्ठ के क्षेत्र पर निर्भर करेगा, ये नहीं है, तो ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता है। और बाकी तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो रॉन्ग है, बाकी सब सही है। तीन प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम को श्रेणी किया जाता है। तो आप जानते हैं कि श्रेणी जब क्रम में जोड़ा जाता है तो ये R बराबर होता है R1, R2, R3, ये सब इस तरह की जोड़ा जाता है, ठीक है, अगर वो सीरीज सिस्टम में। तो और यही अगर समांतर क्रम में होता तो 1/r बराबर 1/r1 इस तरह की जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो कितना देखिए हो जाएगा, 3, 2, 5, 4, 9, तो ये हो गया 9 ओम हो गया, ठीक है, 9 ओम हो गया। अब कह रहा है कि ईएमएफ जो इसका पोटेंशियल फोर्स दे रखा है वो कितना है, 10 वोल्ट है। तो पूछा है कि प्रत्येक प्रतिरोध के बीच विभव क्या होगा। अब देखिए, आप जानते हैं कि सीरीज सिस्टम में श्रेणी क्रम में विभवांतर जो होता है वो बढ़ जाता है, परंतु धारा जो रहती है, करंट जो रहता है सेम रहता है। तो अगर यह 9 ओम का है, ठीक है, तो हम यहां से क्या पता कर सकते हैं, यहां से करंट पता कर सकते हैं कि कितना करंट होगा, क्योंकि करंट सब में सेम रहेगा। तो यहां से I बराबर होता है V/R, तो V कितना है, वो है 10 और R कितना है 9। अब अगर फर्स्ट की बात करें, पहले में कितना वोल्टेज होगा, तो 2, तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, V बराबर IR। अब I तो आ चुका है 10/9 और R कितना है यहाँ से 2 ओम है, तो ये हो जाएगा 20/9। अब काट देंगे, 9 दूनी 18 और बचेगा 2, तो 2 यही, यानी कि 2.22 ये हो जाएगा। अब इसको 3 से गुणा कर देंगे, 30/9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 × 27, 3.33। तो ऑप्शन नंबर जो है ये बी जो है समथिंग समथिंग ये हो जाएगा कि 3 और 4, ठीक है। तो 2.22, 3.33 और 4.44, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है, समझ गया इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि एक बताइए, अब सारी लेंस की फोकस दूरी बैगनी प्रकाश के लिए f है, यदि बैगनी के स्थान पर रेड को यूज किया जाए तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कह रहे कि एक कोई भी लेंस है अगर उसका, ठीक है, तो इस पे कह रहे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन नंबर 13 है ना, हाँ। तो इसकी जो अगर जैसे जैसे देखिए फोकस दूरी जो होती है f जो है, बैगनी प्रकाश का ये क्या है f है, तो रेड के ये क्या होगी, ठीक है। तो देखिए ये प्रोपोर्शनल होता है, अगर 1/f बराबर करें तो ये होता है म्यू -1 और 1/r1 - 1/r2, ये सूत्र होता है। अब ये म्यू क्या है, म्यू है, ठीक है, म्यू कह सकते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। आप सिंपल याद रखिए, इतना सब फॉर्मूला मत चाहिए, आप ये याद रखिएगा कि अब जैसे जैसे तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी, वेवलेंथ बढ़ेगी, वैसे वैसे एफ भी बढ़ता है। तो आप जानते हैं कि वेब की ओर जो होता है VIB GY/OR इस तरह के जाएंगे तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या होती है, बढ़ती है, तरंगदैर्घ्य बढ़ती है, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी तो एफ भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यानी कि एफ का मान जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होता है। अगर देखिए सोचिए कि अगर तापमान बढ़ेगा तो पृष्ठ का जो सरफेस है उसमें पार्ट का होंगे, दूर दूर होंगे, और दूर दूर होंगे तनाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो परत जो है टूट जाएगी, तो सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस वजह से ही गर्म पानी में जो होता है उसमें कपड़े आसानी से साफ होते हैं। तो गर्म का पानी क्या करता है, पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। तो क्या होगा, पृष्ठ तनाव घटेगा अगर तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। 3 तारों का द्रव्यमान 1:3:5 के अनुपात में है। 3 तारे, उनका मास दिया है और उनकी लंबाई दे रखी है 5:3:1 के अनुपात में। तो उनके प्रतिरोध क्या होगा ये पूछा है। तो देखिए
अगर हम बात करें रेजिस्टेंस, आर बराबर होता है रो या अपॉन में ए, ठीक है। अब ये अगर ये पूछा है कि एक, ठीक है, अब आप जानते हैं कि ये तो मतलब चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट है, क्योंकि तार कह रहा है सेम ही चीज के बने हुए हैं। तो अगर मास की बात करें, यानी जो एरिया है उसको हटा देंगे, तो ये सीधा बनता है आर बराबर, यानी आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर अपॉन में एम मास। अब 3 तार है, तो हम बात करें अगर R1 रेशियो R2 रेशियो R3, तो ये हो जाएगा A1 स्क्वायर अपॉन M1 इंटू A2 स्क्वायर M2 और इन तीनों के स्क्वायर अपॉन में M3। अब देखिए इसका यानी कि तीनों का स्क्वायर कर दीजिए, सॉरी इनका, तो 5 का स्क्वायर 25 और अपॉन में यहाँ को 1 और इंटू, सॉरी रेशियो मतलब यहाँ पे, ठीक है। फिर ये कितना है 3 का स्क्वायर 9 और अपॉन में 3, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1/5। आप इसको काट देंगे 3 बार में, नीचे 5 आ रहा है, पूरे 5 गुणा कर दीजिए, 5 25 5 125, 5 से 15 और 5 1 5, तो ये 1 आ जाएगा। तो यानी 125 रेशियो 15 रेशियो 1, इस तरीके से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। इसको एडिट कर देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 125 रेशियो 15 रेशियो 5। करें किसी तार यदि कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है, तो पृथ्वी पर बैठा निरीक्षक तारे से प्राप्त प्रकाश के संबंध में क्या अनुभव करेगा। यानी अगर आप ये सोचिए कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो हमसे जब प्रकाश दूर जाता है तो इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है, तो तरंग दैर्घ्य बढ़ती है। और जब कोई चीज पास आती है तो तरंग दैर्घ्य घटती है। तो अगर कोई तारा दूर जा रहा है तो उसका तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा, और यानी वो शिफ्ट कहाँ होगा, तो रेड शिफ्ट होगा, यानी VIB विप ग्योर GYOR से, यानी कि वायलेट से कहाँ की तरफ शिफ्ट होगा, रेड की तरफ शिफ्ट होगा। तो हमें प्रकाश जो है वो रेड की तरफ ज्यादा दिखाई देगा, इसे रेड शिफ्ट की घटना भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य बढ़ जाएगी, यानी कि वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। एक आवेशित कण v वेग से b चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, तो कण पर लगने वाला फोर्स जो होगा वो कब होगा, तो देखिए कब जब मैक्सिमम होगा, जब दोनों के बीच का जो थीटा है वो 90 डिग्री हो, क्योंकि F बराबर होता है QVB साइन थीटा। अब इतना साइन थीटा, और साइन थीटा कब ज्यादा होता है, जब साइन 90 हो, तो थीटा जब 90 होगा तब से सबसे ज्यादा ये होगा। तो जब एक दूसरे की क्या हो, ये परपेंडिकुलर होंगे तभी सबसे ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इज करेक्ट। करेक्ट। और यौन किस प्रकार का, किसका एक बहुयक, यानी कि किसका एक पॉलीमर से, ठीक है। तो ये है विनाइल साइनाइड का, ठीक है। कहां दिया है, ऑप्शन नंबर सी विनाइल साइनाइड का, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के सबसे आम विधि को क्या कहते हैं। तो जो सबसे आसान विधि है इसे कहते हैं, आपने 10th में पढ़ा होगा, हिट एंड ट्राई। पहले देख चेक करते हैं कि हम हिट करते हैं नहीं, क्यों करते हैं, फिर चेक करते हैं क्या करेक्ट हुआ है, फिर नहीं तो फिर कुछ बुरा करते हैं, फिर ऐसे चेक करते हैं, तो इसे कहते हैं हिट एंड ट्राई। भाई हिट करेंगे फिर चेक करेंगे सही हुआ कि नहीं। तो ये 10th में पढ़ी थी, ये सबसे आसान विधि है, सबसे ठीक है आम विधि जिसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा क्यों करते हैं, यानी कि किसी समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी होता है। यह होता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का कारण। क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, याद रखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस वजह से किसी भी समीकरण को क्या करना होता है, हमें संतुलित करना होता है। कह निम्न में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। कह रहे फास्फोरस के 1 ग्राम परमाणु का, CaCO3 के 0.5 मोई का, या H2O के 10 मोई का। तो देखिए H2O का बात करें तो H में कितने होते हैं 2, तो और O का होता है 16, तो टोटल कितना हो गया 18 ग्राम, यानी 1 मोई का कितना हुआ 18, तो 10 का कितना हो जाएगा 180 मोई, 180 ग्राम, ठीक है। अगर बात करें CaCO3 तो Ca का कितना होता है 40, C का हो गया 12 और O का हो गया 16, 3 जा 48, तो आप जोड़ दीजिए कितना होगा, देखिए ये हो गया 60, अच्छा 100, और ये चूंकि 0. ये 1 मोल का हो गया तो 0.5 यानी आधा, तो ये हो जाएगा 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 50 ग्राम, तो ये होगा 50 ग्राम। सबसे अधिक पूछा है अब फास्फोरस की, कह रहा है 1 ग्राम परमाणु का, ठीक है, तो फास्फोरस का 1 ग्राम परमाणु का मास कितना हो जाएगा, तो ये भी बहुत कम हो जाएगा, यानी कि आप इसको निकाल सकते हैं कि 1 ग्राम परमाणु का मास, तो ठीक है
ये इसका होता है अब अराउंड ये हो जाएगा जाकर के फास्फोरस 15 होता है, 15 दूनी 30, अराउंड समथिंग 30 हो जाएगा। तो इसमें देखो अगर सबसे ज्यादा बात करें तो 180 ग्राम किसका है, वो H2 का है, वो भी 10 मोल का। तो ये ऑप्शन नंबर जो है सी जो है 10 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कह रहे आवोगाद्रो संख्या क्या होती है। आप जानते हैं आवोगाद्रो संख्या जो होती है वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है। ये क्या होता है, ये कण होते हैं किसी भी चीज में, अगर वह परमाणु है तो परमाणु होगा, कोई गैस है तो मॉलिक्यूल्स होगा, तो किसी भी, ठीक है, पदार्थ में तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो ये होता है, एक तो ये ठीक हो सकता है। दूसरा, एनटीपी पर ये इलेक्ट्रॉन की संख्या जो गैसीय द्रव्यमानों के एक पदार्थ में मोल में हो सकती है, ये भी तो थोड़ा सा नहीं हो सकता है। एक पदार्थ के 1 ग्राम लीटर द्रव्यमान में उपस्थित अणुओं की संख्या, तो ये दोनों सही है, यानी ए और इसका सी सही है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है एक से अधिक सही होंगे इसका। ठीक है, इसका बी सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वैसे इससे भी निकाल सकते हैं, अवोगाद्रो नंबर भी होता है कि एक मोल में धारिता ज्ञात करने के लिए भी हो सकती है। ठीक है, तो पदार्थ मोल होते हैं, तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो अवोगाद्रो नंबर नहीं आती है, तो इसमें से 1 और डी सही है मेरे हिसाब से, ए और सी सही है। ठीक है, कह रहे कि हाइड्रोजन अंतर हाइड्रोजन दे रखा है CH3, BrF3, IF7 और IF5 की अपक्रिया संहिता का घटते क्रम में अरेंज करना है। तो जो क्लोरीन होता है सबसे, मतलब आप ऐसे याद रखिएगा कि CF3 सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद BF3 होना चाहिए, फिर IF7 और IF5। तो ये सही ऑर्डर में ही दिया हुआ है, जिस ऑर्डर में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर जो बी है दैट्स द करेक्ट आंसर। करें एक यौगिक दे रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH नीचे जुड़ा हुआ है CH2 CH3 और CH3। अगर आप इसको इस तरीके से चैन मानते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी चैन है, और डबल बॉन्ड कहां से पास आ रहा है, यहां से पास पड़ रहा है 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया। तो देखिए 5 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ, तो क्या कहेंगे इसको 5, ठीक है, मेथाइल, ठीक है, 5 मेथाइल, और फिर यहां पे कितने हो गए 5, तो ब्यूट, और 2 नंबर पे 2 इन, ब्यूट 2 इन, तो 5 मेथाइल ब्यूट 2 इन होना चाहिए। ठीक है, इसमें ऑप्शन तो कोई दिया नहीं है, सॉरी 3 है, सॉरी 3 है, 5 नहीं, 3 मेथाइल और 5 है, तो पेंट होना चाहिए, पेंट 2 इन, पेंटिन, सॉरी यहाँ मिस्टेक हुई, पेंट 5 का पेंट होगा, तो पेंट 2 इन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है 3 मेथाइल पेंट 2 इन, या पेंट 2 पेंटिन भी कह सकते हैं, तो ये आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऊतक क्या है पूछा है, तो ऊतक कोशिकाओं का एक ही प्रकार की, समान प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं, जब वो आपस में कंबाइंड होती है तो क्या बनता है, ऊतक बनता है। तो वैसी कोशिकाओं का समूह जो मूल रूप से एक जैसे दिखने में और कार्य करने में समान होती है, उनका समूह जो होता है उसे ऊतक कहते हैं, यानी कि उसको टिश्यू कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। मनुष्य के कपाई में कितनी अस्थियां होती हैं, यानी मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें कितने हड्डियां होती हैं, तो ये आप जानते हैं, बचपन में पढ़ा था 22 हड्डियां होती हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है। ठीक है, जैसे शरीर में भी पढ़ा होगा अपने, बॉडी में भी कितनी हड्डी होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर मैं बात करें क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहे कौन सा कोशिका अंग कोशिका के अंदर विषय पदार्थ यानी औषधि ड्रग्स को आविष करता है, यानी कि उसको डिस्ट्रॉय करता है, यानी कि जो एक तरीके से हमारे शरीर में जो टॉक्सिक जमा हो जाते हैं, तो टॉक्सिक को समाप्त करने का काम किसका होता है, ये होता है SER का। SER को कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको कह सकते हैं चिकनी अंतःद्रवी जायका। वहीं जो लाइसोसोम होता है इसको सुसाइड बैग कहते हैं, क्योंकि यह भी अंदर जो टॉक्सिक होता है उनको जमा होता है उसको समाप्त करता है, और कभी अगर कोई कोशिका डैमेज हो जाती है तो यह ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है और स्वयं को समाप्त कर देता है। तो याद रखिएगा, इसको सुसाइड बैग यानी आत्महत्या की थैली कहते हैं, बहुत बार पूछा जा सकता है। और पावर हाउस किसको कहते हैं, तो आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि उसको, ठीक है, उसमें ATP के फॉर्म में ऊर्जा संरचित रहती है, ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको ऊर्जा की करेंसी भी कहते हैं। ठीक है, मादा QX मच्छर निम्न में से किस रोग का वाहक होता है, तो ये होता है फाइलेरियासिस, जो होता है फाइलेरिया का वाहक होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है दैट्स द करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ये ठीक है, हाथी पांव भी इस रोग को कहते हैं। ठीक है, कर आनुवंशिक विकार जिसमें से केंद्रक में 47, अब जानते हैं कि सामान्य 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, पर एक क्रोमोसोम्स अगर बढ़ जाता है तो उसको
ट्रिपल एक्स क्रोमोसोम एक एक्स एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इस क्रोमोसोम्स के बढ़ने से एक सिंड्रोम पैदा होता है जिसको हम कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है ये होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर एक मतलब वीमेंस में, अगर फीमेल में एक क्रोमोसोम्स कम हो जाए यानी कि 45 हो जाए, ठीक है, तो इसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या कहेंगे इसको? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, यानी कि 45 प्लस XX कहते हैं तो इसको डाउन सिंड्रोम कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे ही एक टर्नर सिंड्रोम भी होता है, कभी कभी एबनॉर्मल आ जाती है। तो अगर सिर्फ 45 यानी एक सिंड्रोम ही कम है, यानी कि 45 प्लस XX आता है तो इसे क्या कहेंगे? डाउन सिंड्रोम। और सिर्फ 45 है तो उसे कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। तो ये देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्यक्ति जो मदिरा सेवी होते हैं उनका यकृत नष्ट हो जाता है क्योंकि? तो क्यों हो जाता है? क्योंकि उनका जो यकृत होता है वो उसमें जो फैट होता है वो बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, और फैट जमा होने से क्या होता है, वो जो लीवर होता है वो काम करना बंद कर देता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये सुन। निम्न में से कौन सा कीट बच्छी पौधा होता है? तो इसमें से जो कीट बच्छी पौधे यानी कि वो पौधे जो कीट को खाते हैं, एक तो ड्रोसेरा है और एक नेपथीन्स है, तो ये दोनों ही कीट बच्छी पौधों में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है सी जो है सही है। सिकंदर लोधी द्वारा 1945 से 1906 में 1495 से 96 में दरिया खान नोहानी को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था। इसकी जानकारी जो है हमें कहां से प्राप्त होती है? ठीक है, कि दरिया खान नोहानी को क्या किया गया था? तो बिहार शरीफ में एक स्क्रिप्ट मिलता है, ठीक है, वहां से हमें जानकारी मिलती है। तो बिहार शरीफ में एक, ठीक है, रॉक एडिक्ट है, उससे हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, इंस्क्रिप्शन है किसका? लोधी का इंस्क्रिप्शन। ठीक है, सातवाहन पूर्व बस्तियों का अस्तित्व दक्कन के अनेक स्थानों पर पाए जाने वाले निम्न में से किस प्रकार के मृद भांड पाए गए हैं? तो यहाँ पर यह देखिएगा, जो सातवाहन है इनके यहाँ पर जो ब्लैक एंड रेड पोएट्री जो होती थी, ठीक है, BRW कहते हैं जिनको, ब्लैक एंड रेड वायर कहते हैं। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है, इस प्रकार की पोएट्री पाई गई है कहां पर? सातवाहन के वहां पर। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? निर्वाण का अर्थ होता है, ठीक है, कि अपनी जो इच्छाएं हैं, जो अपनी जो जरूरत, मतलब आपकी जो इच्छाएं हैं उसको समाप्त करना, तो जो तृष्णा रूपी अग्नि है वो समाप्त हो जाए, इसको ही कहते हैं बौद्ध मत में क्या कहते हैं? निर्वाण की प्राप्ति। ठीक है, तो निर्वाण क्या होता है? अपनी तृष्णाओं, अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाना। ठीक है, तो याद रखिएगा। बौद्ध धर्म में ही अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा की गई है, और 4 मतलब दुख बताए गए हैं। एक तो दुख है, दुख का कारण है, ठीक है, दुख का कारण दुख का निवारण है, और दुख का निवारण क्या है? वो है अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग में 8 पाथ बताए गए हैं, 8 फोर्थ पाथ जिसके बताए गए, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इससे मुक्ति पा सकते हैं अपनी डिजायर से, अपने मोक्ष। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसमें आप जानते हैं कि 4 बौद्ध संगीति भी होती हैं, बहुत बार पूछा गया है। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरह में होती है, ठीक है, दूसरी संगीति वैशाली में होती है राजा अशोक के समय में, पहली अजातशत्रु के समय में, तीसरी पाटलिपुत्र में होती है अशोक के समय में, और चौथी होती है कनिष्क के समय में। कहां पे? कश्मीर में, कश्मीर में। तो याद रखिएगा ये सारे। ठीक है, करें कि 1740 से 48 के मध्य यूरोप में जो ऑस्ट्रियाई का युद्ध हुआ था, किन 2 शक्तियों के बीच में? तो आप जानते हैं जो ऑस्ट्रिया का युद्ध हुआ था, जिसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं, ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, और इसका प्रभाव भारत में भी देखा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यह इसका प्रभाव भारत में भी होता है और वहां पर भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाई में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया, तो सही है, इसने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। मेयो के समय में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी, तो ये भी सही है कि मेयो के समय में भी पहली बार जनगणना का वो किया गया था 1878 में, और उसके बाद 1881 में पूरी तरीके से जो जनगणना है, 10 की जनगणना जिसको कहते हैं, वो रिपन के समय में शुरू हुई थी। तो वैसे तो 1878 में प्रथम जनगणना मेयो के समय में होती है, पर 10 की जनगणना 1881 से किसके समय में? रिपन के समय शुरू होती है। तो दोनों कथन सर हैं, सही है। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कॉर्नवालिस ने की थी, जिसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। इसमें 10 वर्ष का नियत रहता था। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। तो दोनों सही कथन है, ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजसी उपाधि अधिनियम कब पारित किया गया? राजसी उपाधि अधिनियम जो है वो 1876 में पारित किया गया था। इसमें महारानी जो है उसको, रानी विक्टोरिया जो है, सॉरी हाँ, क्वीन विक्टोरिया को उपाधि दी गई थी, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको, ठीक है,
इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। कह रहे विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासकों में एक कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो अष्ट दिग्गज कौन थे? तो ये 8 विद्वान होते थे जो तेलुगु भाषा को जानते थे, क्योंकि इनकी भाषा जो थी वो इंपॉर्टेंट थी। तो ये 8 विद्वान थे जो तेलुगु भाषी 8 विद्वान, ठीक है। इसमें ही आप जानते हैं तेनाली रामन इस तरीके के अष्ट दिग्गज थे, ठीक है। और खुद इस ये भी विद्वान थे, इन्होंने कृष्णदेव राय ने अमुक्त मायद नाम की पुस्तक भी लिखी थी, ठीक है। और यानी कि ये उसी भाषा में थी, ठीक है। और एक इनकी दूसरी संस्कृत में एक भाषा थी जाम्बवती कल्याणम, तो ठीक है। अमुक्त मायद इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, ये एनसीईआरटी में दिया गया है। और जाम्बवती ये संस्कृत में है, ठीक है, जाम्बवती कल्याणम। और इन्होंने अपने माँ की याद में इन्होंने नागईपुरम एक शहर बसाया था, तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सबसे प्रतापी राजा हुए। करेक्ट। मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकारता किस तिथि को प्रदान किया था? ये किया गया था 1765 में, 12 अगस्त 1765 को। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये दिया गया था, ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है। और फिर 2 दीवान नियुक्त किए गए थे। आप जानते हैं कि सितौब राय को बिहार का, और ठीक है, सितौब राय जी को बिहार का गवर्नर वो नियुक्त किया गया था, उप दीवान, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि 39 निम्न घटनाक्रमों को कार्यक्रम में व्यवस्थित करना है कि ये कौन सी घटना हुई। वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा होती है, तो अंग्रेजी व्यापारी मेडन हॉय की भारत यात्रा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ये सभी एक क्रम में दे रखे हैं, सही ऑर्डर में दे रखे हैं, 1 2 3 4। तो सॉरी 1 2 3, हाँ ये फ्रांसीसी कंपनी की सबसे बाद में होती है, डेनिश उससे पहले होती है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 5 4, 1 2 3 5 4। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट्स करेक्ट आंसर। निम्न में कौन सी रचना मध्यकालीन संत तुलसीदास की नहीं है? तो आप जानते हैं कि गीतावली, साहित्य रत्न, विनय पत्रिका और दोहावली। तो इसमें जो साहित्य रत्न जो है वो उनकी रचना नहीं है, बाकी तीनों रचनाएं इन्हीं की हैं, तो इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी जो है इनकी रचना नहीं है। एक तरफ कुछ राजवंश से दिए हैं, उनकी राजधानियां दिए हुए हैं। तो जैसे सातवाहनों की राजधानी पैठन थी, कदम्ब जो थे, और चंदेयों की राजधानी महोबा थी, आप जानते हैं। सुंगू की राजधानी जो थी वो पटना थी, पाटलिपुत्र जिसको कहते हैं, और कदम्बू की राजधानी जो वो बनवासी थी। तो इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं 2 4 3 1। तो 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर जो बी है दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट दिया है शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की जो उम्र है वो कितनी कितनी रखी गई थी। तो शारदा अधिनियम पारित किया गया था, और इसमें जो है ठीक है, इस अधिनियम के तहत ये किया गया था कि जो लड़कों की उम्र है वो उनकी 18 वर्ष और लड़कियों को 14 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट्स द करेक्ट आंसर। और ये अधिनियम कब आया था? 1929 में, याद रखिएगा। तो शारदा अधिनियम 1929 में, ठीक है। बाद में 2006 में इसको बढ़ाकर 18 और 21 कर दिया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाली के संबंध में निम्न कौन से कथन सत्य है? तो 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा इस संस्था का स्थापित किया गया था, और ये साहित्य विज्ञान ये सब तो एकदम सही ऑप्शन है। कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग ने इसके बनने का प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, ये रॉन्ग दिया है। वारेन हेस्टिंग ने इसके स्वीकार किया था, अस्वीकार नहीं किया गया था। तीसरा, इस सोसाइटी ने भगवत गीता जैसे प्राचीन कृतियों के अंग्रेजी में अनुवाद को प्रोत्साहन किया, ये भी सही है। 1 और 3 एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट्स द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी पुस्तक से प्रेरणा लेकर गांधी जी ने सर्वोदय जैसी अवधारणा का विकास किया? तो गांधी जी की एक बहुत ही फेवरेट बुक थी जिसे कहते हैं अनटू द यास्ट। ऑप्शन नंबर जो सी है, इससे गांधी जी प्रेरित थे और इनसे उन्हें सर्वोदय की अवधारणा को वो किया था, ठीक है। तो अनटू द यास्ट ये बुक किसकी है? तो ये रस्किन की है, जॉन रस्किन की बुक है, जॉन रस्किन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन समेत मित्र राष्ट्रों और ऑटोमन साम्राज्य के बीच कौन सी संधि संपन्न हुई थी? तो आप जानते हैं कि ये संधि थी जिसको कहते हैं सेवर्स की संधि, है ना, ट्रीटी ऑफ सेवर्स। इस संधि के तहत जो था ऑटोमन साम्राज्य को विघटन हो गया था और मित्र राष्ट्रों ने इसको बांट दिया था और समाप्त कर दिया था खलीफा के पद को, और इसी की वजह से भारत में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, खिलाफत मूवमेंट, है ना। क्वेश्चन नंबर 46 कहते हैं काकोरी ट्रेन के केस में अभियुक्तों के बचाव हेतु निम्न में से किसकी अध्यक्षता में एक बचाव समिति का गठन किया गया था? तो बचाव समिति जो थी वो गोविंद या पंत जो जीत हैं, इनके संबंध में इनके उसमें अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, तो गोविंद या पंत जीत।
मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश के बारे में कहा है कि यह क्षेत्र मोतियों के उत्पादन के लिए विख्यात था? तो ये जो है, ये पांड्य शासन के बारे में कहा गया है कि यहाँ जो मोतियों का बहुत ज्यादा व्यापार होता था, ठीक है, और यहाँ पे विमंश शासिका होती थी, तो पांड्य शासन के बारे में ऐसा कहा गया। ऑप्शन नंबर बी। चीनी यात्री फायान ने अपने यात्रा वृतांत में एक हॉस्पिटल के बारे में बताया है। यह जो हॉस्पिटल है ये कहाँ था? तो ये पटना में था, पटना यानी कि पाटलिपुत्र में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, दैट्स द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है भीमबेटका, सोर टेम्पल, हम्पी और मानस, इनका स्थान पूछा है। तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में है, आप जानते हैं, ठीक है। हम्पी जो है वो कर्नाटका में है, ठीक है। मानस जो असम में है, मानस नदी है एक तरीके से, और सोर टेम्पल जो है तमिलनाडु में। तो इस तरीके से इनका मैच हो जाएगा 2 3 4 1। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 2 3 4 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। कह रहा है कि कुछ यहाँ पे एक तरीके के सोसाइटी दे रखे हैं और उनका संस्थापक दे रखे हैं। जैसे एंड होइडो सोसाइटी, इसको आप जानते हैं द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी जो है, इसकी स्थापना विलियम एडम द्वारा की गई थी। इंडियन सोसाइटी जो है वो आनंद मोहन बोस द्वारा किया गया था, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना एस एन बनर्जी जो थे उनके द्वारा किया गया था। तो इस तरीके से इसको मैच कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 जो है इसका हो जाएगा हमारा 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर ए जो दिया है। तो ये हो गया हमारे 50 क्वेश्चन दोस्तों। अगर आपको यहाँ तक पसंद आए हैं तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी 50 क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर किए जाएंगे। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको ये सारे जानकारी दी जा रही है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ के भी क्वेश्चन जो करवाए गए हैं उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहें, बी मोटिवेटेड। जय हिंद, धन्यवाद, ठीक है। अंग्रेजी में भी बता दी मैंने आपको।